हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब लास्ट के लेक्चर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दीज फ्लावरिंग प्लांट। वैसे तो टॉपिक का नाम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिया था, सिर्फ रिप्रोडक्शन दिया था, क्योंकि जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी कुछ टर्मिनोलॉजीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स छोड़ दिए हो तो डू विजिट दैट, स्पेशली इफ यू आर एमिंग टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और आज का लेक्चर भी उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी जो ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस। बेसिक तो हमारा एनसीईआरटी है, हाँ, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम वो देखने वाले हैं जहाँ पर हमने, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा होगा उसी के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम फर्टिलाइजेशन तक पूरा पढ़ चुके हैं, डबल फर्टिलाइजेशन तक स्पेशली अगर मैं उसको स्पेसिफिकली मेंशन करूँ तब। अब किसकी बात आती है? अब बात आती है किसकी? ऑब्वियस सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो अब बात आएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, है ना। तो इन्हीं इवेंट्स को हम देखने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है हम वो वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं या वो वाले जो फॉर्म हुए हैं अभी सीड नहीं बोलना चाहिए, एम्ब्रियो सैक में जो मेल और गैमेट के फ्यूजन के बाद जो दो स्ट्रक्चर्स हमको मिले हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। सब दो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। अगर आपने लास्ट के लेक्चर स्किप कर दी हो तो पहले आएगा हमारा एंडोस्पर्म और दूसरा आएगा हमारा एम्ब्रियो, फिर सीड भी आएगा। लेकिन हाँ, इन दो मेन ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बने हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसकी हम बात करेंगे इस लेक्चर में? हम बात करेंगे अपने एंडोस्पर्म की। ठीक, देखो, जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तब इस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू, रफ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ये एंडोस्पर्म वही ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होकर बना। फिर से बता देती हूँ, एंडोस्पर्म इज दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन when the one of the male gamete was fused with the polar nuclei। ठीक है, और ये 2n था इसका हैप्लॉइड लेवल, इसका था n, जिसकी वजह से हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना था। ये वही है एम्ब्रियो जो हमारा ट्रू फ्यूजन से बना था, वो हम अभी बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर जो ट्रिपल फ्यूजन में बना एंडोस्पर्म उसको देखने वाले हैं। ये जो एंडोस्पर्म है ये हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू है, मतलब जब हमारा एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करवाता है यही एंडोस्पर्म। ठीक, जिम्नोस्पर्म्स में एक खास बात होती है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें ये जो एंडोस्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन चुका होता है और वहाँ पर ये हैप्लॉइड होता है। अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन लिख दूँ तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ही बनता है। यही रीज़न है जब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी स्पेशलिटी होती है डबल फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बना है। 3n इसका डिप्लॉइडी लेवल है और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। अब देखो इस एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग तरीके से हमारा जो एंडोस्पर्म है वो डिवाइड किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारा ये जो एंडोस्पर्म बना है ये किससे बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब इन दोनों के फ्यूजन से जो बनता है एक्चुअल में स्ट्रक्चर उसको आप बोलते हो PEN, पेन।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा उसी के बेसिस पर हमारे एंडोस्पर्म की क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगी। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसका मतलब जब हमारा PEN डिवाइड करेगा तब उसकी न्यूक्लियस तो डिवाइड करेंगे, लेकिन वॉल का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। इसका मतलब जो डिवीजन होता है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन कर दो तो जो डिवीजन होगा वो होगा हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। दैट इज हाउ दिस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल आएंगे हमारे, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कोकोनट का मिल्क, ये इसी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कॉटन में यही जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो यही है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस तो रिपीटेडली डिवाइड करता है लेकिन वहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आएगा मेज, भुट्टे में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी हो गई हमारी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जहाँ पर PEN के न्यूक्लियस ने रिपीटेडली डिवीजन शो किया लेकिन सेल वॉल की फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो प्रॉपरली सेल्स डिस्टिंग्विश नहीं हो पाए, इसको हमने बोला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब दूसरा, जब पहले में जो कंडीशन आई है, हमेशा ऐसा ही होता है। देखो, याद करने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको डिफिकल्टी होती है चीज़ों को लर्न करने में तो जनरली ऐसा होता है कि जो पहले केस में हमारा एक्सेप्शन होता है, ये जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई होती है, सेकेंड वाला टाइप उसका ही मॉडिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आया तो अब जो सेकेंड टाइप आएगा वो आएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देखो, पहले वाले टाइप में क्या हुआ था, वहां पर हुआ था कि PEN का जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड कर रहा है लेकिन वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब वर्ड में ही आ गया है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, यहाँ पर सेल्स भी डिवाइड करेंगी। डिवाइड कैसे करेंगी, डिवाइड करने का मतलब है प्रॉपर वॉल का फॉर्मेशन होगा हमारे। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जो पहले एक्सेप्शन था या जो कंडीशन पहले फुलफिल नहीं हुई थी वो अब हो जाएगी, वॉल का फॉर्मेशन भी होगा डिवीजन के साथ साथ। एग्जाम्पल होगा इसका पेट्यूनिया, डेट्यूरा, ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में आएंगे। ठीक, अब देखो तीसरा, वापस से वही बात जो इन दोनों में हुआ, जो तीसरा आया है या तो वो उससे बहुत ज़्यादा अलग होगा या फिर दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे। तो तीसरा है हमारा क्या, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल क्या होता है, इट इज इंटरमीडिएट ऑफ द अबव टू, दोनों के बीच का होता है ये। ना तो इसमें फ्रीली न्यूक्लियस डिवीजन होता है ना ही फ्रीली मतलब अच्छे से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा मोनोकॉट्स। ठीक है, तो ये हो गए तीन तरीके के एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। क्या मेथड हुआ या क्या इसका टाइप हुआ, डिवीजन। हमारा न्यूक्लियस कैसे डिवाइड कर रहा है एंडोस्पर्म का, उसके बेसिस पर ही हमने ये तीन टाइप्स क्लासिफाई किए हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर ही। ठीक, अब वो वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको बोला था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हैं, और हाँ, अगर MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आते ही हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। आसानी से याद हो जाएंगी अगर आपको फिर से उनका नाम समझ में आएगा। आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें नाम से ही समझ में आ जाती हैं, अगर आप उसके नाम में छुपे हुए मर्म को समझो। मर्म का मतलब होता है उसका जो बेसिक डीप रूट्स है, अगर उसके आप नाम में से उसको समझने की कोशिश करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से समझ में आ जाएंगी। जैसे सबसे पहला आएगा हमारा डबल एंडोस्पर्म। देखो,
डबल एंडोस्पर्म आप कैसे टर्म कर सकते हो, जो अभी हमने न्यूक्लियर और सेल्यूलर ये दो टाइप्स के जो एंडोस्पर्म पढ़े, उसी अगर वो दोनों ही किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको बोलते हैं डबल एंडोस्पर्म, मतलब लिक्विड, यानी कि न्यूक्लियर और सेल्यूलर ये दोनों ही तरीके के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं अगर, तो हम उस पर्टिकुलर फ्रूट के अंदर कंसिडर करते हैं कि डबल एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगेन इसमें आता है कोकोनट का, क्योंकि कोकोनट मिल्क में तो आपने देख लिया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो वो व्हाइट वाली लेयर आप देखते हो वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा डबल एंडोस्पर्म का कोकोनट। उसके अलावा एक आते हैं हमारे स्टोनी एंडोस्पर्म, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं या कुछ ऐसे एडिबल आइटम्स हैं जिसमें ये स्टोनी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जैसे कि बीटल नट। अब बीटल नट क्या होता है, तो मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। बीटल नट हम बोलते हैं सुपारी को, ठीक है। तो सुपारी में जिस तरीके का एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम स्टोनी अपीयरेंस। उसके अलावा एक और आता है जो आता है डेट पाम। ये डेट पाम भी आप सब जानते हैं लेकिन इसका नाम नहीं पता होगा शायद, तो ये होता है खजूर। दोनों ही नाम आप जानते थे लेकिन हाँ इसका इंग्लिश या साइंटिफिक नेम आपको शायद नहीं पता होगा, तो वो ये होता है जिसमें स्टोनी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल्स ही मेन होते हैं, वही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तो आपको वही ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब आता है क्या, र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। नेक्स्ट कैटेगरी है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। ये र्यूमिनेट एंडोस्पर्म उस तरीके के आप एंडोस्पर्म को बोलेंगे जिसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ होगा, ठीक है। आर से र्यूमिनेट और आर से रफनेस और इरेगुलरिटीज, ये दो कंडीशंस हैं, मतलब एंडोस्पर्म जो होगा वो थोड़ा रफनेस भी शो करेगा और इरेगुलरिटीज भी शो करेगा। इस तरीके के एंडोस्पर्म को आप बोलते हैं र्यूमिनेट एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल इसका हाँ थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। साइंटिफिक नेम है ये एनोना स्क्वैमोसा, समोसा नहीं है स्क्वैमोसा है, ठीक है, ध्यान में रखना। एनोना स्क्वैमोसा ये वो प्लांट है, साइंटिफिक नेम है उस प्लांट का जिसमें हमें ये र्यूमिनेट एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक। अब आता है क्या, मोज़ैक एंडोस्पर्म। देखो मोज़ैक एंडोस्पर्म वो होता है जिसकी दोनों तरफ के सरफेस में हमें सिमिलैरिटीज ना मिले, उस तरीके के एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं मोज़ैक एंडोस्पर्म। मतलब एंडोस्पर्म की जो टिश्यूज हैं वो आपस में सिमिलैरिटीज को शो नहीं करती। एग्जाम्पल आता है इसका मेज़, मक्का में ऐसा ही होता है, जो एंडोस्पर्म का सरफेस है वो एंडोस्पर्म की जो सेल्स हैं वो सिमिलर नहीं होती, इसीलिए ये है मेज़, ठीक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अब नाम हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, या मेथोडोलॉजी भी नहीं बोल सकते आप, हालांकि टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो। हाँ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो दो हैं, जीनिया और मेटाजीनिया। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे जीनिया जो है वो होता है जब इफेक्ट किसका, पॉलन ग्रेन के कलर का इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन कलर, पॉलन ग्रेन के जो कलर का इफेक्ट है वो हमें किस पे दिखने लगे, ऑन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन के कलर का इफेक्ट दिखता है तो हम उसको बोलते हैं जीनिया इफेक्ट। एग्जाम्पल होता है इसका मेज़, यही मक्का में ऐसा होता है, पॉलन ग्रेन का जो कलर है उसका इफेक्ट हमें एंडोस्पर्म पर दिखता है, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे जीनिया। अब मेटाजीनिया इसी से याद हो जाएगा, अगर जीनिया हमने अच्छे से समझ लिया तो मेटाजीनिया इज दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ पर पॉलन ग्रेन के कलर का जो इफेक्ट है वो सीधे सीधे एंडोस्पर्म में ना पड़ के बाहर के सोमैटिक सेल्स पर पड़ता है। मतलब एंडोस्पर्म के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर पड़ेगा पॉलन ग्रेन के कलर का इफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल कहाँ पर आता है, डेट पाम के केस में, वही खजूर के केस में यही एग्जाम्पल अप्लाई होता है। पॉलन ग्रेन का जो कलर है वो एंडोस्पर्म के जो बाहर के टिश्यूज़ हैं, सोमैटिक जो सेल्स हैं, उसको इफेक्ट करता है। ये उसको जो इफेक्ट करता है उस फिनोमिना को आप बोलते हो मेटाजीनिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके एमसीक्यू को
लेकर इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंडोस्पर्म के केस में कि दो तरीके से हमारा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पर। एक तो कंडीशन ये है कि सीड जर्मिनेशन के पहले या सीड मैच्योरेशन के पहले पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाए, ठीक है। जैसे कि पी और ग्राउंडनट के केस में क्या होता है, ये अलग से टर्मिनोलॉजीज है, इसके साथ रिलेशन में नहीं है। तो पी और ग्राउंडनट के केस में हमारा जो एंडोस्पर्म है इट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड बिफोर द सीड जर्मिनेशन स्टार्ट्स, ठीक। सीड का मैच्योरेशन स्टार्ट होने से पहले ये पी और ग्राउंडनट में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी तरीके की सीड्स होती हैं वहाँ पर जर्मिनेशन के टाइम पर वो कंज्यूम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा कैस्टर बीन्स, उसमें एंडोस्पर्म जो है वो जर्मिनेशन के टाइम पर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम बिफोर मैच्योरेशन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहां पर एंडोस्पर्म ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एंडोस्पर्म का जो कंजप्शन होगा वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर होगा, जैसे कि कैस्टर केस में होगा, ठीक है। मैच्योर सीड में रहता है और जब सीड जर्मिनेट करेगी तब एंडोस्पर्म को एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू कंज्यूम करेगी। लेकिन इस पी और ग्राउंडनट में जर्मिनेशन की या मैच्योरेशन से पहले ही पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है। तो ये थी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आपको इस एंडोस्पर्म के केस में याद रखनी है और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की क्राइटेरिया में इंक्लूड होता है। इसके अलावा एम्ब्रियो आएगा जो हम ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एम्ब्रियो, डायग्रामेटिकली स्टडी करने वाले हैं हम, तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है वो वाला लेक्चर। सो डू नॉट मिस आउट दैट एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू द Gmail or the number that has been provided to you. Till then, have a good day, take care, bye bye, thank you.